स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन एवं कृषि, यानी भू संसाधन तथा कृषि संबंधित पढ़ेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में। तो जिसमें आज हम लोग एक नए लेसन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें भू संसाधन तथा कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बने रहिए और देखिए, इसमें वनों से भी संबंधित यानी कृषि से संबंधित या भू संसाधन से संबंधित पूरा उल्लेखनीय है। जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि भू उपयोग का वर्गीकरण सबसे पहले देखेंगे। जैसे भू उपयोग का वर्गीकरण अगर हम देखें तो एक भू राजस्व विभाग द्वारा एक भू उपयोग संबंधी अभिलेख रहता है। भूमि उपयोग संवर्गों का कुल योग प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र को सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया हो तो आप लोग देखा होगा। भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित तथा स्थायी है। आप भू उपयोग का वर्गीकरण के विषय में हम लोग पढ़ भी चुके हैं और आज इसमें हम आगे देखेंगे। बने रहिए, 1 मिनट वेट करें। चलिए देखते हैं आगे। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार है। जैसे हम देखें कि वनों के अधीन फॉरेस्ट, यानी वनों के अधीन जो क्षेत्र होता है उसे जैसे फॉरेस्ट है। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के
अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्रों का सीमांकन जो है वो इस प्रकार किया और वहां वन विकसित हो सकते हैं। आगे देखेंगे कि भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। अगर आगे देखें इसी में बंजर व व्यर्थ भूमि यानी बंजर या व्यर्थ जो भूमि होती है, जो बंजर भूमि होती है उसी को हम व्यर्थ भूमि यानी जिस पर कोई भी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे हम व्यर्थ भूमि कह सकते हैं। जैसे कि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड आदि को कृषि आयोग व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कौन सी होती है? इस संवर्ग में जैसे बस्तियां, ग्रामीण शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें, ये हो आती हमारी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। बात करते हैं स्थायी चारागाह क्षेत्र, यानी इस प्रकार के अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत व सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। आगे बात करते हैं विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी जो बोए गए निवल क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष इस प्रकार के अधिकतर भूमि व्यक्तियों को निजी स्वामित्व में है। चलिए कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या इससे अधिक समय तक परती या कृषि रहित इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इस सुधार पर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बात करते हैं वर्तमान परती भूमि, यानी वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है और इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिक पौष्टिक पौष्टिकता जो है प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। बात करते हैं पुरातन परती भूमि, यानी यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य भूमि व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नेवल बोया क्षेत्र, यानी वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह नेवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग में परिवर्तन। परिवर्तन जैसे हैं किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए जो निम्न प्रकार है। अर्थव्यवस्था का आकार जिसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। समय के साथ बढ़ता है जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। उस प्रकार की परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में सामान्य बात है। वहीं बात करें तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है। ये हमारा ग्राफ जो है वो दिख रहा है 1950 और 51 के अनुसार भूमि उपयोग का परिवर्तन जैसा कि है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम लोग उनको देखते हुए चलेंगे।
चलिए अब बात करते हैं साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है, यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होता है। भूमि की स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जाता है, निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती है। यानी इस प्रकार से ये साझा कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है वो रिसोर्सेस हैं। भारत में कृषि भू उपयोग यानी भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। अगर हम इन्हीं को अन्य शब्दों में अगर बोलें तो कृषि उत्पादन में भूमि का जो योगदान है वो अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित देखी जाती है। जैसा कि अगर हम इस तालिका के माध्यम से देखना चाहें तो कृषि योग्य जो भूमि बंजर है वो अगर 1950-51 देखें तो 8.0 और समस्त कृषि योग्य भूमि का 6.8, यानी सकल कृषि योग्य भूमि अगर देखें तो 59.5 है। ये हमारा एक भूमि रिपोर्ट का डेटा है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि की गहनता को अगर हम देखें, फसल गहनता की गणना के अनुसार निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि कृषि गहनता कितनी है। तो कृषि की गहनता को निकालने के लिए सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निबल बोया गया क्षेत्र और उसे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें परसेंटेज निकल आएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत में फसल ऋतुएं। भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं? हमारे देश की उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रकार की फसलें हैं, जैसे कि सभी जानते हैं, जिसमें ऋतुएं खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती है। खरीफ की फसलें जो अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर है। रबी की जो ऋतु की होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि फसलों की बुवाई में सहायक है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां व चारे की होती। जैसा कि अगर हम देखना चाहें इस तालिका से भी देखेंगे। ये जो तालिका है भारतीय कृषि ऋतु के रूप में है। अगर हम देखें तो खरीफ की जो फसल है वो जून सितंबर से और उत्तरी भारत राज्य यानी चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तुर और दक्षिणी राज्य में चावल, मक्का, रागी तथा ज्वार, मूंगफली, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। यही अगर रबी की बात करें तो अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, मार्च में काटी जाती हैं, जिसमें गेहूं, चना, तुरई, सरसों, जौ और दक्षिणी अगर इलाका में देखें तो चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। जायद की अगर फसल देखें तो अप्रैल से शुरू होकर जून में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, चावल, सब्जियां, चारा फसलें, ये दक्षिणी एरिया में हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकार।
कृषि के प्रकारों को पढ़ेंगे कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर यानी जिसे हम बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि में भी सिंचित कृषि में जो है सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है। जैसे हम अगर बात करें रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है और इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर किसी भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों जैसे शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार चारा फसलें हैं आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा का जल जो है प्रयोग में आता है। चलिए अब बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन आती हैं? तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य पर मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अनाज की। भारत में कुल बोए क्षेत्रफल के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी अनाज में अगर देखें तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग जो है वो 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत अगर देखें तो विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। यानी सबसे पहले अनाज में अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद भारत का स्थान है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों, चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का अगर हम देखें तो जिसमें सबसे पहले अगर देखें चावल, तो चावल जो है खाद्यान्न फसल में मुख्य फसल है। भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है, प्रमुख भोजन क्या है इसका? चावल है। यद्यपि यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं जिन्हें औस, अमन तथा बोरो कहा जाता है। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भाग में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। यानी चीन के बाद भारत का जो है विश्व में
दूसरा स्थान है। 2018 देश के कुल बोए क्षेत्र के एक चौथाई भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब हैं। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। इसमें सबसे पहले चार राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है, जो पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 में प्रारंभ की थी। यानी चावल की कृषि हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्र जिसमें चावल की जो कृषि है वो 1970 में प्रारंभ की गई थी। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग एवं शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर अगर देखें पैदावार तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों पर निर्भर करती है। अगर हम देखें चावल उत्पादक क्षेत्र तो ये जो हमें दिख रहे हैं प्रमुख क्षेत्र जो है, जो हमें ग्रे कलर से दिख रहे हैं, सभी प्रमुख क्षेत्र हैं। और गौड़ क्षेत्र जो है, यानी ये जो हमारे गौड़ क्षेत्र है चावल उत्पादन क्षेत्र में। चलिए अब बात करते हैं गेहूं की। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.8% जो गेहूं उत्पादन करता है। 2017 यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे हम शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। यानी अगर हम देखें तो यह अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इस फसल का 85% जो क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तथा केंद्रित है। उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्रों में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14%। चलिए आगे बात करते हैं कि हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। और
चलिए आगे देखते हैं। देश में कुल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक अगर राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता भी कम है। अब बात करते हैं ज्वार की। देश के कुल बोए गए देश के कुल बोए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा देख लेते हैं। बाजरा में अगर देखें तो भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है और यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोया जाता है। बाजरा का अगर देखें तो मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। सबसे अधिक जो बाजरा है उत्पादन वो महाराष्ट्र में होता है और ज्वार भी आधे से ज़्यादा जो है जो महाराष्ट्र उत्पादन करता है। अब बात करते हैं मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल भी है, जो निम्न कोटि मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी जो मक्का के प्रमुख उत्पादक में सबसे अधिक जो है वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऐसे गेहूं में जो बताया था कि गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता जो है वो 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। तो यानी अगर हम गेहूं देखें तो गेहूं सबसे ज़्यादा जो पैदावार होता है वो पंजाब और हरियाणा में होता है। ऐसे ही मक्का जो है वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। बाजरा की बात करें तो महाराष्ट्र में और ज्वार भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक। अब बात करते हैं दालों का। तो दालों का जो मुख्य उत्पादन है प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाई जाती है और दालें जो है शाकाहारी भोजन के एक प्रमुख संगठक है। यह फलीदार फसलें होती हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता के कारण बढ़ाती है। भारत में दालों का प्रमुख उत्पादक देशों में दालों की खेती अधिकतर दक्षिण पठार, मध्य पठारी भाग तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में पैदा की जाती है। जो भारत है वो दालों का एक प्रमुख देश है और जो कि दक्षिण एरिया में सबसे ज़्यादा दालें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं चना। चना एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है और इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए
वर्षा की केवल एक या दो हल्की बौछारों या एक या दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल के क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अब देश की कुल बोई क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है और इस फसल के प्रमुख जो उत्पादक अगर राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं तुर्की यानी अरहर। जो अरहर होती है उसे हम तुर के नाम से भी जानते हैं। तो अरहर के बारे में देखेंगे कि यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, यानी लाल चना तथा पिजन पी के भी नाम से जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिण राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू-क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो कम तथा अनियमित होती है। चलिए अब बात करते हैं तिलहन की। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी अगर तिलहन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मालवा पठार के गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों में तिलहन की जाती है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तूरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जो है वो सम्मिलित है। अब बात करते हैं मूंगफली की। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी फसल है। भारत में विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है, यानी भारत लगभग 18.8 यानी 20 के आसपास करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित फसल है। यह एक खरीफ की भी फसल है। मूंगफली कैसी एक खरीफ की फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में भी बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके जो वो है अग्रणी उत्पादक राज्य। कौन? गुजरात, राजस्थान। ये मूंगफली का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है, उसके बाद राजस्थान। अब बात करते हैं तोरिया व सरसों की। तोरिया व सरसों बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती हैं और यह फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव आता रहता है। परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का कुल 2/3 भाग सिंचित है और तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल लगभग 2.5% भाग पर ही बोया जाता है। अब बात करते हैं, सॉरी, इनके अन्य प्रमुख राज्य भी हैं। वैसे इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है और उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अन्य तिलहन की बात करें तो अन्य तिलहन की बात अगर आती है तो सोयाबीन, सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलाकर देश का 90% सोयाबीन उत्पादन करते हैं, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सूरजमुखी की फसल का संरक्षण राजस्थान में सबसे अधिक है, उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इससे जुड़े महाराष्ट्र भी इस सूरजमुखी के उत्पादन में सम्मिलित है। यहाँ पर फसल देखें, अमरावती महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीजारोपण करते हुए कृषक। चलिए अब हम बात करते हैं, देश के उत्तरी भागों में यह एक गौड़ फसल है लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इनका उत्पादन अधिक। अब रेशेदार फसलों की अगर हम बात करें
तो रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती है फसल हमें कपड़ा, थैला, बोरा, अन्य प्रकार के सामान के लिए बने हैं जो कि रेशेदार में सबसे पहले अगर बात करें कपास, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। यानी अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है और कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। फिर से समझते हैं, अमेरिकन जो कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है और इसमें कपास में जब फूल आते हैं तो बादल यदि बादल नहीं होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा विश्व में चीन उत्पादन करता है कपास का, उसके बाद भारत, भारत का दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोई क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग जो है वो सम्मिलित है। कपास के अगर अग्रणी उत्पादक राज्य देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा इसके मुख्य हैं। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भरों में क्षेत्र में बहुत कम है। चलिए बात करते हैं जूट की। तो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों में एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। अन्य फसलों की बात करें हम, गन्ना, चाय तथा कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। जैसे हम बात करें गन्ने की, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में सिंचाई वाले भागों में की जाती है। एक बार फिर से देखते हैं गन्ना के उत्पादन में। जैसा कि हमें जो फसल दिख रही है वो गन्ना उत्पादन की है। गन्ना उत्पादक में देखें तो महाराष्ट्र व गुजरात इसके विस्तृत उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद अन्य भी हैं जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है। अब बात करते हैं ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यानी अगर विश्व में बात करें तो ब्राजील जो है विश्व का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश है। उसके बाद भारत उत्पादक दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व के 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल क्षेत्र के 2.4% भाग पर इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। यानी अगर हम देखें तो भारत सबसे यानी दूसरा स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। इसके अन्य उत्पादक राज्य भी हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
जहाँ इसका उत्पादन स्तर अधिक होता है। अब बात करते हैं चाय की। चाय एक रोपड़ कृषि है, यानी चाय कैसी है? एक रोपड़ कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। यानी जो काली पत्तियां होती हैं वो किण्वित होती हैं और हरी पत्तियां अकिण्वित, यानी चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता मात्रा पाई जाती है। यानी चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है और टैनिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है और यह आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवहय वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई है, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, जलपाई जो गुड़ी है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई थी। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.22% चाय का उत्पादन होता है। और अगर चाय की खेती का प्रारंभ देखा जाए तो वो 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसकी प्रारंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु हैं। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की तीन किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका है। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की जैसे अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है तथा देश की समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। यानी कॉफी अगर देखें तो कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय पदार्थ के रूप में इसको यूज किया। इसमें तीन किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म जैसे अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग भी है। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% काफी कॉफी का उत्पादन होता है और ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरस, इथोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है। यानी सबसे ज्यादा कहाँ होती है कॉफी? ब्राजील में। उसके बाद अगर भारत में देखें तो कर्नाटक, केरल होता था, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए अब बात करते हैं भारत में कृषि विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था थी। जैसे ही 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। देश के विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए, जैसे व्यापारिक फसलों की जगह और खाद्यान्नों को उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि योग्य बंजर तथा
कृषि योग्य बंजर तथा प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करना। प्रारंभ में इस नीति में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (आईएडीपी) तथा गहन कृषि उत्पादन कार्यक्रम (आईएएपी) प्रारंभ किए गए, परंतु 1960 के दशक में मध्य में लगातार दो अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप दूसरे देशों में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं, मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थीं, कृषि के लिए उपलब्ध हुईं। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के बाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्में। रासायनिक खाद की उच्च उत्पादकता की किस्म HYV को अपनाया गया। नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई में निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। यानी हरित क्रांति ने जो है कृषि पर बहुत बड़ा योगदान रहा। हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा। 1980 के प्रारंभ आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। वहीं अगर बात करें 1990 के दशक में उदारीकरण तथा नीति का उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। चलिए अब बात करते हैं सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA यानी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक, जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत, समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY जैसी योजनाओं को माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी विकास। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। बहुत सी फसलों जैसे चावल चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया है। अब देखते हैं भारत का किसान पोर्टल क्या है। यानी भारत के किसान पोर्टल से कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों को बीमा, कृषि भंडारण, फसलों तथा विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनों आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज तथा प्रथाओं के कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर पर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरैक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है।
उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक योजना दिशा निर्देश आज भी डाउनलोड कर सकते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई। चूंकि उत्तम बीज की किस्मों में कीट की प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि की समस्याएं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं। तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी, जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है। अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में काफी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुभेद है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष 2006 और 17 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता जो है वो कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। चलिए अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों को। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। यानी आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। सीमांत और छोटे किसानों को कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर, अतः वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ भी हैं। तो वो इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं और कृषि से कम होती है तथा फसलों के फसलों के खराब होने से वो कर्ज के जाल में फंसते जाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भूमि सुधार में कमी। भूमि सुधार में भी काफी कमी है। छोटे छोटे खेत तथा विखंडित जोत। यानी भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं और लगभग 40% किसानों को की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार भी सिकुड़ रहा है। इसके इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। इसमें क्या है कि वे राज्य जहाँ एक बार चकबंदी हो चुकी है वहाँ पुनः चकबंदी की आवश्यकता, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया और विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। वाणिज्यिकरण का अभाव। यानी अधिकतर किसान अपनी जरूरत में स्वयं उपभोग
हेतु फसलें उगाते हैं और इन किसानों के पास अपनी ज़रूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। व्यापक अल्प बेरोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। अतः कृषि कार्य में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने को अवसर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम देखते हैं इस प्रश्न से बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संपर्क नहीं है? जैसे प्रतिभूमि, सीमांत, निवल बोया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो भू संपर्क में नहीं है यानी कृषि यानी निवल बोया गया क्षेत्र। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? वनीकरण के विस्तृत और सक्षम प्रयास, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। यानी वनीकरण के विस्तृत और सक्षम प्रयास। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार यानी भू निम्न? अब नाल का अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। यानी सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो मृदा लवणता। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जैसे रागी, ज्वार, मूंगफली और गन्ना। तो शुष्क में जो हमारी नहीं बोई जाती है वो हमारी रागी नहीं बोई जाती है। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व जल चावल की अधिक उत्पादकता किस्में विकसित की गई? तो जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मैक्सिको तथा यानी गेहूं और चावल की अधिकता है यानी तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसका करेक्ट है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और आपको पसंद आया तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ अलविदा देते हैं। धन्यवाद।